यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। इस बीम की टोटल लेंथ L और इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। यहाँ हमने इसके अंदर एक सेक्शन कंसीडर किया। ये एक स्ट्रिप ली हुई है हमने एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड थिकनेस ऑफ dx, और इस स्ट्रिप का नाम दिया है P एंड Q। अभी मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ PQ की। इसे एनलार्ज करके मैंने साइड में बना दिया। दिस इज P एंड दिस इज Q। इसके ऊपर एक UDL लगा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ W न्यूटन पर मीटर। इस PQ की टोटल लेंथ इज dx। अब इस स्ट्रिप का जो हमने कंसीडर की हुई है dx डिस्टेंस की, dx थिकनेस की, इसके ऊपर फोर्सेस और मूवमेंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, इस बीम के लेफ्ट हैंड पर शियर फोर्स लगा हुआ है F शियर फोर्स एंड x एट ए डिस्टेंस ऑफ dx डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो दूसरे एंड पर फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू टेलर प्रिंसिपल, वो हमारा हो जाएगा F प्लस df। हायर ऑर्डर की टर्म को यहाँ हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस बीम के ऊपर एक लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड UDL। तो इस UDL की वजह से नेट इंटेंसिटी ऑफ लोड इसके मिड पर काम करेगी और उस इंटेंसिटी की वैल्यू होगी हमारी टोटल W इंटू dx, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लोड। लेफ्ट हैंड साइड पर इस पर मूवमेंट एक्ट होगा m। dx डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो इसकी राइट हैंड साइड होगी उस पर मूवमेंट की वैल्यू होगी m प्लस dm। शियर फोर्स हो गया, फोर्स ड्यू टू UDL हो गया एंड मूवमेंट हो गया। अब इसकी अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। अब y डायरेक्शन में अगर हम फोर्स देखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है F प्लस df, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है F माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है W इंटू dx इज इक्वल टू 0। F से F कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन यहाँ से आपको मिली df माइनस W इंटू dx इज इक्वल टू 0। सो नेट इंटेंसिटी ऑफ लोड dW इज इक्वल टू df अपॉन dx। इंटेंसिटी ऑफ लोड is equal to the rate of change of shear force with respect to the distance x। x डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर shear force का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी नेट वैल्यू अप्लाइड लोड के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टैटिक इक्वेशन लगाएंगे हम, मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ मूवमेंट ले रहा हूँ एट ए पॉइंट ऑफ Q। समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट Q इज इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लूंगा मैं
और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लूंगा। मैंने यहाँ साइन बना दिया क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्लॉकवाइज को मैं मूवमेंट पॉजिटिव कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इस एम को, इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा एम। दूसरा मूवमेंट हमारा लगा हुआ है एम प्लस डी एम, ये मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू, सो इसकी वैल्यू माइनस होगी, माइनस एम प्लस डी एम। अब शियर फोर्स एफ की अगर बात करें तो एफ पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में मूवमेंट इस डायरेक्शन में देगा ऐसे, तो ये मूवमेंट हमारा कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस एफ इंटू डिस्टेंस, एफ पी पॉइंट पर लगा हुआ है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है हमारी डी एक्स, तो एफ इंटू डी एक्स। एक लोड ये लगा हुआ है W इंटू डी एक्स, क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये भी मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, माइनस W इंटू डी एक्स, ये तो लोड हो गया, इंटू डिस्टेंस हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी डिस्टेंस होगी डी एक्स बाई टू, इंटू डी एक्स बाई टू। एक फोर्स लगा हुआ है एफ प्लस डी एफ, बट ये फोर्स हमारा पॉइंट क्यू पर ही लगा हुआ है, इसलिए इस फोर्स का जो मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं मिलेगी। दिस इज इक्वल टू जीरो। प्लस एम माइनस एम, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस डी एम माइनस एफ डी एक्स माइनस डब्ल्यू डी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन में माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा डी एम प्लस एफ डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी एक्स स्क्वायर बाई टू। डी एक्स डिस्टेंस है जो हमने उस स्ट्रिप की ली हुई थी। डी एक्स की वैल्यू बहुत कम होती है, स्मॉल क्वांटिटी होती है ये, और जब हम किसी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो क्वांटिटी हमारी और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसे इक्वलेंट टू जीरो रख देंगे। मीन्स ये जो हमारी टर्म थी ये हमारी टर्म जीरो हो जाएगी। जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन हमें मिलेगी डी एम माइनस एफ डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो shear force F is equal to dm upon dx माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस x इज इक्वल टू द shear force। तो ये रिलेशन तीनों का था। फर्स्ट रिलेशन हमारा था लोड एंड shear force, सेकंड रिलेशन हमारा था shear force एंड बेंडिंग मूवमेंट। इसे सॉल्व करने के लिए जब कभी भी हमारे पास कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा रिएक्शन कैलकुलेट करना, और रिएक्शन कैलकुलेट करने के हमने पहले न्यूमेरिकल्स किए हैं, उन्हीं के बेसिस पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इज समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ले रहा हूँ इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या बनेगी ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट की, टेन किलो न्यूटन लोड इंटू 1.5 डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव, प्लस दूसरा लोड 10 किलो न्यूटन इंटू इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से ये वाली टोटल डिस्टेंस 2 प्लस 1.5 3.5 माइनस आर बी
एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव इनटू ये टोटल डिस्टेंस आर बी तक की। टोटल डिस्टेंस इज 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 15 प्लस 35 माइनस 5 आर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी आएगी आर बी की वैल्यू? इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से आरबी की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 किलो न्यूटन। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई आर ए माइनस टेन प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू रखेंगे तो आर ए इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 10 किलो न्यूटन। आर ए इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, आर ए इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। आर ए आर बी की वैल्यू आने के बाद अब हम देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम में यहाँ पर हमें पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो हमें कोई भी सेक्शन कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जब हमें पॉइंट लोड दिया हुआ है तो क्या कोई सेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी? कोई सेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हम पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए सभी पॉइंट पर क्या शियर फोर्स होगा? शियर फोर्स एट पॉइंट ए कितना होगा? शियर फोर्स एट पॉइंट ए 10 किलो न्यूटन। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अपवर्ड लगा हुआ है। अब शियर फोर्स एट पॉइंट बी 10 किलो न्यूटन, तो ये एज इट इज रहेगा। अब बी, सॉरी सी, सी सी पॉइंट पर कितना लोड लगा हुआ है? बताओ भाई। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है इसलिए -10 किलो न्यूटन। तो नेट वैल्यू कितनी हो गई है मेरी? 0। अब डी पॉइंट पर बताइए। 0 तो ये एज इट इज रहेगा और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन दिया हुआ है, सो -10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट बी, -10 एज इट इज +10 इज इक्वल टू 0। शियर फोर्स कैलकुलेट कर दिया हमने सभी पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0, कोई वैल्यू नहीं होगी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, लोड लगा हुआ है सी से लेफ्ट में 10, सी के लिए ले रहे हैं तो इसके लेफ्ट के लोड देखेंगे। 10 इंटू 1.5, सो 15 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी 10 किलो न्यूटन लोड, ये वाला रिएक्शन वाला, और इसके लिए डी पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस 3.5 -10 किलो न्यूटन लोड सी पॉइंट वाला इंटू सी से डी के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। कितना आ गया वैल्यू? 15 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम। बी से लेफ्ट में फोर्स, फर्स्ट वन इज 10 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट की हो गई हमारी 5, -10 किलो न्यूटन इंटू सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस
कितनी हो गई है? 3.5 माइनस 10 किलो न्यूटन इंटू दिस डिस्टेंस 1.5। टोटल वैल्यू कितनी आ गई है? 0। नेट वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पर 0। शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं पहले तो। लोडिंग डायग्राम के नीचे ही प्लॉट होगा। दिस इज पॉइंट ए एंड वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज 10 किलो न्यूटन। ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई लोडिंग नहीं है, ऐसे आएंगे। सी पॉइंट पर शियर फोर्स 0, 0 हम डाउनवर्ड आ जाएंगे। सी से डी तक ये 0 ही रहेगा। डी पॉइंट पर -10, डी पॉइंट से बी पॉइंट तक एज इट इज रहेगा। देन ए पॉइंट पर 0। ये पॉजिटिव शियर फोर्स, दिस इज नेगेटिव शियर फोर्स। शियर फोर्स आने के बाद अब बेंडिंग मूवमेंट की बात करें हम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। दिस इज पॉइंट ए पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट 0, पॉइंट सी पर बेंडिंग मूवमेंट 15। ए से सी तक कैसी लाइन आएगी? इंक्लाइंड। पॉइंट डी पर बेंडिंग मूवमेंट 15, सो हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड पॉइंट ए पर बेंडिंग मूवमेंट 0, दिस इज सी, डी एंड बी। ये हमारा हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर गिवन लोडिंग कंडीशन। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले क्या करेंगे इस न्यूमेरिकल में? सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। नहीं, जब कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो उस सिंपली सपोर्टेड बीम का सबसे पहला काम रिएक्शन कैलकुलेट करना। और रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाते हैं हम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे? समेशन ऑफ मूवमेंट भी ले सकते हैं हम, अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। मूवमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। तो अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ले रहा हूं। बी पॉइंट के लेफ्ट में कैसी लोडिंग है? यूडीएल। तो इस यूडीएल को सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2। और ये जो 2 × 2 होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसका मिड पॉइंट होगा। और इस मिड पॉइंट की, इस बी पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर। तो मूवमेंट के लिए लोड आया 2 × 2 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर? 1। अब इसका मूवमेंट देखेंगे हम बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऐसे मूवमेंट देगा ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इसलिए ये होगा मेरा माइनस। नेक्स्ट लोड मेरा लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन और इसका मूवमेंट ऐसे आएगा बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन का लोड इनटू इस 10 किलो न्यूटन की पॉइंट बी से डिस्टेंस, ये वाली वैल्यू 4 मीटर इंटू 4।
सेकंड लोड इज आर डी, इसका मूवमेंट कैसा आएगा, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है बच्चा ये, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा, माइनस आर डी इंटू डिस्टेंस, यहाँ से बी पॉइंट तक की ये डिस्टेंस, 4 + 4 8, उसके बाद 2 किलो न्यूटन, ये इसका मूवमेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, 2 इंटू डिस्टेंस ई पॉइंट की बी तक डिस्टेंस 9 मीटर इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे हम, -4 + 40 -8 RD + 18 इज इक्वल टू 0। 8 RD इज इक्वल टू 40 + 18 -4, RD की वैल्यू आ गई यहाँ से, कितनी वैल्यू आई, 30 डिवाइड कर दो ना, डिवाइड कर दीजिए ना, 6.75 किलो न्यूटन, फर्स्ट वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे हम, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, तो माइनस होगा डाउनवर्ड, -2 × 2, अपवर्ड लगा हुआ है आरबी, -10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लगा हुआ है, प्लस RD -2 इज इक्वल टू 0, -4 प्लस RB -10 + 6.75 -2 इज इक्वल टू 0। RB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से RB की वैल्यू 9.25 किलो न्यूटन। तो जो पहला टास्क था हमारा रिएक्शन कैलकुलेट करने का, वो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट कर दी, दोनों जो 2 पॉइंट थे दोनों पॉइंट की यहाँ से रिएक्शन कैलकुलेट हो गई। अब इनकी वैल्यू यहाँ रख दी, आरबी की वैल्यू कितनी है, आरबी इज इक्वल टू 9.25 एंड आरडी इज इक्वल टू 6.75। अब करते हैं हम शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट, एसएफटी। सेक्शन कंसीडर करने की क्या जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, बताइए क्या सेक्शन कंसीडर करना होगा हमें, करना होगा क्योंकि यूटीएल दिया हुआ है, पॉइंट लोड दिया होता है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट अगर हमें कोई भी यूडीएल दिया हुआ है उस केस में हमें सेक्शन कंसीडर करना होता है, तो यहाँ पर हम यूडीएल पोर्शन में सेक्शन कंसीडर करेंगे। ये मैंने एज्यूम कर लिया कोई सेक्शन फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, सेक्शन का नाम दिया मैंने एक्स। तो इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स इक्वेशन बनाएंगे हम, शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स, बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स, मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ तक, ये वाला एक्स एक्स पोर्शन है, यूडीएल लगा हुआ है इस पर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूडीएल लगा हुआ है,
जब लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है लेफ्ट हैंड साइड से व्यू करने पर, तो फोर्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होगा। इंटेंसिटी ऑफ लोड है हमारी 2 किलो न्यूटन। कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है? अभी हमने एज्यूम की है डिस्टेंस x। इक्वेशन बन गई हमारी -2x। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, x की वैल्यू क्या होगी? 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो शियर फोर्स 0 हो गया। और शियर फोर्स एट पॉइंट बी, x इज इक्वल टू 2, तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 किलो न्यूटन। बट इसी बी पॉइंट पर एक वर्टिकल लोड लगा हुआ है, तो उस वर्टिकल लोड की वजह से शियर फोर्स बी पॉइंट पर एक बार और कैलकुलेट होगा ड्यू टू वर्टिकल लोडिंग। उस वर्टिकल लोड की वजह से प्रीवियस वैल्यू कितनी है हमारी? 4। प्रीवियस जो वैल्यू है हमारी, वो प्रीवियस वैल्यू है हमारी 4। और अब जो लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, सॉरी -4 है, पॉजिटिव होगा। वैल्यू है इसकी 9.25। नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर? 5.25 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट सी, बी पॉइंट वाली वैल्यू को तो एज इट इज रखेंगे हम 5.25। सी पॉइंट पर क्या हो रहा है बताओ? सी पॉइंट पर क्या हुआ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो ये फोर्स पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, माइनस का 10 किलो न्यूटन। तो नेट वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? -4.75 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी, शियर फोर्स एट पॉइंट डी -4.75, तो एज इट इज रहेगा। अब डी पॉइंट पर कितनी वैल्यू है? +6.75। नेट वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे? 2 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई, शियर फोर्स एट पॉइंट ई 2 किलो न्यूटन, हमारी प्रीवियस वैल्यू। यहाँ डाउनवर्ड 2 किलो न्यूटन लगा हुआ है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल पॉइंट पर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हमें एक पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा, पोर्शन ए बी। इस ए बी पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनानी होगी। क्या इक्वेशन बनेगी कोई बताएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो पहले तो हम फोर्स देखेंगे, फोर्स कितना है इस एक्स एक्स सेक्शन पर? कितना फोर्स है? 2 किलो न्यूटन यूडीएल एक्स डिस्टेंस पर लगा हुआ है। ये तो आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। यूडीएल कहाँ एक्ट होता है? बताओ कहाँ एक्ट होता है यूडीएल? मिड पॉइंट पर। और डिस्टेंस कितनी ली हुई थी हमने? एक्स। तो एक्स का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x/2। लोड आप यहाँ से भी देख सकते हो, लोड ये दे कैलकुलेट किया 2x, वही लोड यहाँ लेते हैं 2x इंटू डिस्टेंस x/2। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। जब कभी भी लोड, नहीं सुन लीजिए,
जब कभी भी लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा तो बेंडिंग मूवमेंट में वहां नेगेटिव आएगा। इससे पहले वाले में भी बताया था मैंने, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव होगा। तो ये फोर्स कैसा लगा हुआ है? डाउनवर्ड, इसलिए ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट देगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली मिलेगा हमें -x²। पॉइंट ए पर कितना होगा अब ये? x इज इक्वल टू 0, तो बेंडिंग मोमेंट 0। पॉइंट बी पर 2 -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद हम पहुंचेंगे पॉइंट सी पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पॉइंट यहाँ बात कर रहे हैं। इस पॉइंट के लेफ्ट में जो भी फोर्स होगा हम उसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसके लेफ्ट में दो तरह के फोर्स हैं, एक यूडीएल और एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। तो यूडीएल की वजह से मूवमेंट कैसा होगा? नेगेटिव, माइनस। यूडीएल की इंटेंसिटी 2 इंटू 2 मीटर लेंथ पर लगा हुआ है। ये तो हो गई टोटल इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। जब यूडीएल की इंटेंसिटी आ गई तो उसके लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगा? उसका मिड पॉइंट यहाँ लगा होगा 2 इंटू 2 किलो न्यूटन। अब मैं मूवमेंट किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ? सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो सी पॉइंट से इस लोड की डिस्टेंस ये कितनी होगी? 4 + 1 5 मीटर इंटू 5। अपवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, ये आर बी। अपवर्ड रिएक्शन कैसा मूवमेंट देगी? पॉजिटिव, प्लस 9.25 इंटू वैल्यू डिस्टेंस 4 मीटर। तो यहाँ पर नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? -20 प्लस 37, ये आ गए हमारे पास -17, सॉरी +17 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद पॉइंट डी पर बात करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी। डी पॉइंट यहाँ बात कर रहे हैं हम। तो डी पॉइंट तक की डिस्टेंस सारे फोर्सेस से लेंगे। फर्स्ट इज यूडीएल, तो -2 इंटू 2। डिस्टेंस अब कितनी होगी डी पॉइंट तक? 9 मीटर, प्लस 9.25 इंटू 9.25 से डिस्टेंस 8, -10 इंटू 4। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू -2 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट ई पर जाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पर बताइए कैसे कैलकुलेट होगी? सेम यही प्रोसीजर, -2 इंटू 2 इंटू ई पॉइंट तक की डिस्टेंस 10 हो गई, प्लस 9.25 इंटू 9 -10 इंटू 5 प्लस 6.75 इंटू 1। ये नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 प्लस
9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 83.25 माइनस 50 प्लस 6.75, 90 जीरो हो गया। नेट वैल्यू हमारी आ गई जीरो। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? अब हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। पहले करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम। पॉइंट ए पर शियर फोर्स की वैल्यू 0। पॉइंट बी पर शियर फोर्स की वैल्यू -4 यहाँ कहीं आएगी। अब ए से बी कैसे ज्वाइन करेंगे? इंक्लाइन, ये 4। सी पॉइंट पर सी पॉइंट पर नहीं, बी पॉइंट पर एक दूसरी वैल्यू भी है 5.25, तो यहाँ से सीधी सीधी अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी तो 5.25। बी से सी तक कोई लोडिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। सी पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, तो ये डाउनवर्ड आ जाएगी। कितनी वैल्यू? 4.75। 4.75। सी से डी तक कोई लोडिंग नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। डी पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा 2। और डी से ई तक कोई लोडिंग नहीं, सीधा आएगा। और ई पॉइंट पर माइनस आ जाएगा 0। ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, दिस इज 2। ये बनेगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है? 0। बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट -4। तो ए से बी कैसी लाइन होगी? सेकेंड डिग्री इक्वेशन, पैराबोलिक लाइन, ए से बी। देन जब हम सी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है? +17। दिस इज पॉइंट सी। +17 इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं आएगा, यहाँ 17। इस बी पॉइंट को -4 से 17 जो मैच कराएंगे, किससे कराएंगे? ऐसे 17। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी के बाद डी। डी पॉइंट पर वैल्यू, डी पॉइंट पर -2। सी से डी कैसी लाइन होगी? ये भी इंक्लाइंड आएगी ऐसे। देन नेक्स्ट पॉइंट ई। ई पॉइंट पर वैल्यू 0। दिस इज ई। तो इस डायग्राम में एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो ऐसे पॉइंट आए हैं जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 हुआ है। तो इन पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ
कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इन पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये फर्स्ट पॉइंट किस किस के बीच में आया है? पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में आया है। और सेकंड पॉइंट पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में आया है, ये डी है। तो अब मुझे इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। दिस इज x1 एंड दिस इज x2। बीम में जब कभी भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आता है तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की हमें पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ आ रहा है। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा वो किस पॉइंट के बीच में आ रहा है। तो पहले वाले की बात करते हैं हम अभी सेकंड की बात नहीं कर रहे, हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला किस किस पॉइंट के बीच में आया है? पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में। हम क्या करेंगे, जो लोडिंग डायग्राम है उस लोडिंग डायग्राम में पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में एक सेक्शन कंसीडर करेंगे और इस सेक्शन की यहां से डिस्टेंस लेंगे x। और अब इस x के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। बताइए क्या इक्वेशन आएगी बेंडिंग मूवमेंट की? -2 × 2 लोड लगा हुआ है, 2 × 2 लोड लगा हुआ है। इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी? x-1, टोटल डिस्टेंस x और इस पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन डिस्टेंस 1, तो दिस इज x-1 इंटू x-1। उसके बाद एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगी हुई है, अपवर्ड है पॉजिटिव, प्लस 9.25 इंटू 9.25 से इसकी डिस्टेंस ये कितनी होगी? x-2। ये 1 पॉइंट जो हमने लिया है क्या है? ये जहां पर बेंडिंग मूवमेंट 0 हो रहा है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट 0 हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी ये इक्वेशन आई इसे इक्वल टू 0 रख देंगे। तो क्या मिली यहां से आपको पास? -4 इंटू x-1 प्लस 9.25 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। वही पॉइंट तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पर बेंडिंग मूवमेंट 0 था। इस इक्वेशन को, जो बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन आई, इसे हमने इक्वल टू 0 रख दिया। जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -4x प्लस 4 प्लस 9.25x माइनस 18.5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आती है? 9.25 माइनस 4, तो ये आ गया 5.25x इज इक्वल टू 18.5 माइनस 4, 14.4। x आ गया हमारे पास 14.5 अपॉन 5.25, कितना आया? 2.76 मीटर। ये जो हमारी पहली डिस्टेंस आ गई, ये आ गई 2.76 मीटर। अब ये सही है गलत है ये हम देख सकते हैं। बी पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है उससे तो ज्यादा होगी। बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी आपकी? 2 मीटर। बी पॉइंट डिस्टेंस अगर हम देखते हैं मेन वाले में तो 2 मीटर। और सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी? 6 मीटर। 2 + 4, तो ये वैल्यू 2 से तो ज्यादा आएगी और 6 से कम आएगी। ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, दिस इज 2.76। फर्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट की
अब सेकंड वैल्यू के लिए देखिए क्या है। सेकंड वैल्यू की कहाँ आ रही है? 0। सेकंड वैल्यू 0 कहाँ आ रही है बताइए। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में इक्वेशन बनाएंगे हम। पोर्शन सी डी, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स, सी डी के बीच में बनाइए। यहाँ पर, यहाँ कहीं सेक्शन ले लिया मैंने एक्स एक्स, और पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस एक्स। इक्वेशन क्या बनेगी? 2 × 2 माइनस का 2 × 2 x-1 प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन 9.25 इंटू 9.25 से लेफ्ट में डिस्टेंस 2x-2। पहली दो टर्म आ गई, ये और ये। थर्ड टर्म में 10 किलो न्यूटन, 10 के लिए डिस्टेंस ये x-5, इसके लिए जो डिस्टेंस थी ये x-2। 10 का मूवमेंट होगा -10 इंटू x-5। यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन -4 इंटू x-1 प्लस 9.25 इंटू x-2 माइनस 10 इंटू x-5 इज इक्वल टू 0। x माइनस सॉरी हाँ x-6 हो, वो 2, x-6 -4x प्लस 4 9.25x माइनस 18.5 माइनस 10x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो 414 9.25 4.75 इज इक्वल टू 60 और 64 माइनस 18.5 45.5 x आ जाएगा यहाँ से 45.5 अपॉन 4.75। सो x2 की वैल्यू आ गई 9.58 मीटर। 575 कुछ ऐसे आ रही है, तो 58 अप्रोक्स कर दिया है मैंने। 9.58 मीन्स ये डिस्टेंस आपकी आ गई है। कहाँ था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? ये था। x2 की वैल्यू कितनी आई? 9.58। c से ज्यादा आएगी और d से कम आएगी। ये तो d से ज्यादा आ रही है फिर हमारी, नहीं हाँ 10 है टोटल, ठीक है। ठीक है, डी पॉइंट पर वैल्यू कितनी थी x की? 10। सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी थी x की? 6। ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10 इतने मीटर आ गए। तो ये ध्यान रखना, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना होगा, और उसे कैलकुलेट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे, और उस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी।
फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। मूवमेंट की कंडीशन लगाएंगे, 10 किलो न्यूटन लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये मूवमेंट क्लॉकवाइज देगा हमें पॉजिटिव, प्लस 10 किलो न्यूटन 3 मीटर की डिस्टेंस पर लगा हुआ है। ये तो हो गई टोटल लोड की इंटेंसिटी 10 इंटू 3। पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ होता है इसका? मिड पॉइंट। इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ आएगा, यहाँ से ए पॉइंट लगती है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3/2 इंटू 3/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मूवमेंट लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन मीटर, तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस 60। उसके बाद नेक्स्ट लोडिंग कौन सी है हमारी? आरबी। आरबी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज दे रही है ना हमें मूवमेंट। देखो इसका मूवमेंट ऐसे आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। आरबी इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई आरबी तक की टोटल? 1.5, 1.53 और 3 6 इज इक्वल टू 0। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितनी आ गई? 35/3। टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी आ गई? 35/3। 11.66। शायद ये गलत है, एक बार दोबारा कैलकुलेट करिए। 17.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 आएंगे, बताइए क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए माइनस 10 × 3 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। आर ए कितना आ जाएगा यहाँ से? आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5 किलो न्यूटन। आर ए और आर बी दोनों कैलकुलेट हो गए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। जब हम सेकंड स्टेप पर जा रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए, तो सबसे पहले देखिए सेक्शन कंसीडर करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत होगी? होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर यूडीएल दिया हुआ है। तो किस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम? पहले पोर्शन ए सी, हम बात कर रहे हैं पोर्शन ए सी। शियर फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं पहले। शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स, क्या इक्वेशन बनेगी? आर ए की वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर 12.5, और आर बी की वैल्यू भी लिख देता हूँ 17.5। बताओ शियर फोर्स की इक्वेशन। सबसे पहले तो आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा 12.5। उसके बाद यूडीएल लगा हुआ है माइनस एट ए डिस्टेंस ऑफ
माइनस 10 इंटू एक्स। ए पॉइंट पर कितना होगा शियर फोर्स? एक्स की वैल्यू 0, तो 12.5 माइनस 10 इंटू 0, सो 12.5 किलो न्यूटन। एट पॉइंट बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 3 मीटर। 12.5 माइनस 10 इंटू 3, कितनी वैल्यू आ जाएगी? प्लस या माइनस? माइनस 17.5 किलो न्यूटन। सी पॉइंट के बाद, सॉरी ये पॉइंट सी। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी की। शियर फोर्स एट पॉइंट डी कितना होगा? सेम रहेगा क्योंकि डी पॉइंट पर कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ। माइनस 17.5 किलो न्यूटन। एट पॉइंट बी माइनस 17.5 प्लस 17.5 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई शियर फोर्स की बात। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। पोर्शन ए बी के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। सबसे पहले रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस अपवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन से जो मूवमेंट बनेगा वो पॉजिटिव होगा। 12.5 इंटू डिस्टेंस एक्स माइनस यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन और एक्स डिस्टेंस पर लगा हुआ है। लाइन ऑफ एक्शन उसका होता है मिड पॉइंट इंटू एक्स बाई 2। इक्वेशन बच गई 12.5 इंटू एक्स माइनस 5x²। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो एट पॉइंट ए। x इज इक्वल टू 0, सो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। एट पॉइंट सी x की वैल्यू 3। 12.5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? माइनस 7.5 किलो न्यूटन मीटर। अब पॉइंट डी पर मूवमेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितने टाइम कैलकुलेट करेंगे? 1 टाइम और 2 टाइम? पहले हमने जो कैंटिलीवर बीम पढ़ा था वहां भी मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर मूवमेंट लगा हुआ है तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट 2 बार कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट टाइम हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू लोडिंग और सेकंड टाइम हम कैलकुलेट करेंगे लोडिंग के साथ साथ मूवमेंट को भी कंसीडर करते हुए। तो फर्स्ट मूवमेंट करेंगे कैलकुलेट करेंगे लोडिंग की वजह से। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यहां। तो आर ए 12.5 इंटू डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई 12.5 की? 3 प्लस 1.5 4.5 माइनस 10 इंटू 3 और इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट से डी पॉइंट तक की ये डिस्टेंस कंसीडर होगी। कितनी होगी ये डिस्टेंस? 3 मीटर होगी टोटल इंटू 3। ये डिस्टेंस होगी मेरी 3 मीटर। और आर ए के लिए जो डिस्टेंस थी वो ये काउंट हुई थी। ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 4.5। कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? एट पॉइंट डी कितनी वैल्यू होगी? माइनस 33.75 किलो न्यूटन मीटर।
अब बेंडिंग मूवमेंट डी पॉइंट पर दोबारा कैलकुलेट करना होगा ड्यू टू मूवमेंट। तो जो प्रीवियस वैल्यू थी वो एज इट इज रहेगी -33.75, और जो मूवमेंट लगा हुआ है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा है यहाँ पर मोमेंट, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, प्लस वैल्यू है 60, नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26.25 किलो न्यूटन मीटर। डी पॉइंट के बाद लास्ट पॉइंट है हमारा बी, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। इक्वेशन वही प्रीवियस, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं सेम कर रहा हूँ, 12.5 इंटू डिस्टेंस कितनी चेंज हो गई, 1.5 और चेंज हो गई, टोटल हो गई 6, माइनस 10 इंटू 3, टोटल डिस्टेंस इज 4.5, प्लस 60 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी अब कैलकुलेट कर लीजिए। बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा पॉइंट बी पर, पॉइंट ए बी सी डी ई सभी पॉइंट पर यहाँ हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है, और इस शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की प्लॉटिंग करेंगे अब हम डायग्राम में। कितनी वैल्यू आई उस पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट नहीं हुआ अभी, 0 आएगी, ठीक है। डायग्राम प्लॉट करते हैं। ए पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है, ए 12.5 किलो न्यूटन, 12.5। सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 17.5। ए से सी कैसे वेरिएशन हो रहा है, इंक्लाइन, क्योंकि यूडीएल है। पॉइंट डी पर कितना है शियर फोर्स, ये एज इट इज आ जाएगा। बी पॉइंट पर कितना है, 0, बट यूडीएल लगा हुआ है, पहले हमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से जाना होगा, तब हमें 0। ये भी कितना है हमारा 17.5। अब यहाँ एक चीज निकल के आई नई, ये पॉइंट, क्या नाम है इस पॉइंट का, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, भूल गए ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर आया है, पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर एक नया काम हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर पर क्या 0 हो रहा है, शियर फोर्स। जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर होता है, इस पर शियर फोर्स 0 होता है। और ये किस पॉइंट के बीच में 0 हो रहा है, कौन कौन से पॉइंट के, तो
ए और सी के बीच की जी शियर फोर्स की इक्वेशन थी वो हमने यहाँ बनाई थी। ये पॉइंट ए और सी के बीच की ही इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम जीरो रख देंगे। शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स 12.5 माइनस 10x इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, मीटर। ये डिस्टेंस मेरी आ गई 1.25 मीटर। अब जिस डिस्टेंस पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। जहां शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो मुझे अब बेंडिंग मोमेंट में भी एक नया काम आ गया कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एक्स, और वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है 1.25। ये जो वैल्यू 1.25 है ये पोर्शन ए और सी के बीच में आ रही है, और पोर्शन ए और सी की बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन ये है मेरे पास। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1.25 रख देंगे हम। ये हो जाएगी मेरे पास 12.5 इंटू 1.25 माइनस 5 इंटू 1.25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। कितना आएगा वो 7.8125 किलो न्यूटन मीटर। ठीक। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे और उसमें शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ देखो हुआ है ए पॉइंट पर पॉजिटिव था, बी पॉइंट पर नेगेटिव हुआ, सी पॉइंट पर ए से सी नेगेटिव हुआ, इसके मतलब इसके बीच में कहीं एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट आएगा और उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट की मुझे पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी और उस पोजीशन पर मुझे बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना होगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, जीरो। सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, -7.5। अब ए से सी को कैसे ज्वाइन करोगे, पैराबोलिकली। मींस अगर मैं खुद देखूं तो मैं ऐसे ज्वाइन करता पैराबोलिकली, ऐसे ही तो करते, बट ये गलत है क्योंकि जो तुम्हारा इंटरमीडिएट पॉइंट आया है उस पर भी तुमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है। उस इंटरमीडिएट पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 7.8125। अब तुम्हें ये सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए दो ग्राफ बनाने होंगे। पहला ग्राफ होगा आपका यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिकली ये, और दूसरा ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिकली ये। समझ में आया क्लियर अब कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट ईयर है वहां बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करते तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका गलत हो जाता, इसलिए हमने इस पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट किया और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया। अब सी पॉइंट से डी पॉइंट पर चलते हैं। डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, -33.75। इससे और बॉटम में आएगा, और सी से डी हम स्ट्रेट लाइन से मैच करा देंगे ऐसे 33.75। डी पॉइंट पर एक दूसरा बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू कितनी है
26.25 यहाँ कहीं आएगी वो वैल्यू। मीन्स यहाँ से सीधी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी और ये वर्टिकल लाइन सीधी ऊपर पहुँच जाएगी और यहाँ पर वैल्यू होगी हमारी 26.25 और पॉइंट बी पर 0। पॉइंट बी पर जी, इस टाइप से ऐसे बनेगा मेरा सी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फिर से मुझे एक नया पॉइंट मिला, ये किस किस पॉइंट के बीच में मिला है मुझे? ए और सी के बीच में। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो अब मुझे इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी। बेंडिंग मूवमेंट में पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस किस पॉइंट के बीच में आया है? ये पॉइंट ए और सी। पॉइंट ए और सी की बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आपने बना रखी है पहले से, ये रही। इस इक्वेशन को किसके इक्वल रख दोगे आप? 0 के। 12.5x माइनस 5x² इज इक्वल टू 0। एक x से x कैंसिल आउट हो गया तो 5x इज इक्वल टू 12.5। x की वैल्यू आ गई 12.5 बाई 5, 2.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 2.5 मीटर। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको दो बात याद रखनी है। अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर आ रहा है तो उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी, उस पोजीशन पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, अगर कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी और इनकी कैलकुलेशन शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट को हम 0 रख के कैलकुलेट कर देते हैं। कॉन्ट्रा शियर है तो शियर फोर्स को 0 रखेंगे, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है तो बेंडिंग मोमेंट को 0 रखेंगे। कौन से बेंडिंग मोमेंट को 0 रखेंगे? जिन पॉइंट के बीच में वो 0 आ रहा होगा उस पॉइंट की इक्वेशन को। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड और एक यूवीएल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे और रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट 0। जो यूवीएल लगा हुआ है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा और यूवीएल के लोड की जो टोटल इंटेंसिटी होती है वो होती है हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल। ये तो हो गया लोड इंटू डिस्टेंस। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ होता है, मीन्स 0 पॉइंट से 2/3 ऑफ लेंथ। तो ए पॉइंट से टोटल यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 प्लस 4/3। 1 प्लस 4/3, टोटल 3 तो सी पॉइंट तक होती है। उसके बाद माइनस आर डी, क्योंकि आर डी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। आर डी की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस 20 इंटू 20 की टोटल डिस्टेंस इज 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2 से 2 60 इंटू 1.33
2.33, 60 इंटू 2.33, तो यहाँ से आर डी कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है? 50 या 60? 50, 60, 60 ही आ रही है वैसे। हाँ। 60 किलो न्यूटन। सेकेंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए माइनस हाफ इंटू 60 इंटू 2 डाउनवर्ड प्लस आर डी अपवर्ड -20 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख देंगे आर डी की, आर ए -60 प्लस 60 -20 इज इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 20। आर ए इज इक्वल टू 20 एंड आर डी इज इक्वल टू 60। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में अब करेंगे शियर फोर्स एस एफ डी। शियर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितना होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में 20 लगा हुआ है तो +20 किलो न्यूटन। बी पॉइंट पर सेम रहेगा 20 किलो। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ए पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट 0, बी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पर हमारा यूवीएल लगा हुआ है, तो उस यूवीएल के लिए हमें सेक्शन कंसीडर करना होगा। पोर्शन बी सी, इस पोर्शन के लिए हमें सेक्शन कंसीडर करना होगा। ये हमने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया यहाँ एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। जो सेक्शन कंसीडर किया है इस पोर्शन पर शियर फोर्स की इक्वेशन निकालेंगे। अब शियर फोर्स की इक्वेशन 20 किलो न्यूटन अपवर्ड तो एज इट इज रहेगा, माइनस ये जो लोड है यहाँ तक, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी टोटल? सिक्सटी इंटू एक्स -1। क्यों? 60 तब होता तब यूडीएल होता है, यहाँ पर यूवीएल है हमारा, और यूवीएल के लोड की वैल्यू होती है हाफ डब्ल्यू इंटू एल। लोड की वैल्यू जो होती है हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? x-1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? x-1। अब जब x-1 डिस्टेंस बची हुई है, तो मैं इसके लोड की जब बात करूंगा तो ये W1, ये वैल्यू है 60, तो ये W1 की वैल्यू कितनी होगी? सिमेट्रिक ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हो क्यों भाई?
चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अलग ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं एक यहाँ, ये ट्रायंगल, इसकी वैल्यू है 60। मैंने यहाँ एक पोर्शन लिया जिसकी वैल्यू मैंने मानी W1, टोटल लेंथ 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ x-1 मीटर। तो मुझे W1 कैलकुलेट करना है। सिमेट्रिक ट्रायंगल अप्लाई कर दिए मैंने। 60/2 लोड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू लोड W1 अपॉन डिस्टेंस x-1। तो W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x-1/2 इंटू 60, 30 इंटू x-1। तो ये जो लोड की यहाँ वैल्यू आई है मेरी, ये वैल्यू आ गई 30 इंटू x-1। वो वो टोटल ट्रायंगल का एरिया आता, सेक्शन वाले का नहीं आता। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए बस, सिर्फ इतने ट्रायंगल का। तो हाइट भी तो चेंज है, ये हाइट W नहीं है, W ये है टोटल लोड 60। सिर्फ इतना, मुझे इतनी हाइट चाहिए, और जो 60 दिया हुआ है वो यहाँ तक का दिया हुआ है, ये 60 है। मुझे सिर्फ ये लोड चाहिए, टोटल 60 नहीं, इसलिए ये करना पड़ता है। आंसर सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। आंसर में चेंज चेंज आएंगे। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करेंगे लोड, हाफ इंटू लोड की वैल्यू हमारी होगी 30 इंटू x-1 इंटू डिस्टेंस x-1। इक्वेशन बनेगी मेरे पास 20 माइनस 15 इंटू x-1 का स्क्वायर। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। सेकेंड पॉइंट सी, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, एक्स की वैल्यू रखेंगे 3, तो 20 माइनस 15 इंटू 3 - 1 का स्क्वायर। नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40। -40 तो आ रही है। -40 किलो न्यूटन। अब उसके बाद डी पॉइंट पर पहुंचेंगे। शियर फोर्स एट डी, -40 एज इट इज, अपवर्ड लगा हुआ है +60, तो ये आ जाएगा +20 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट ई, +20 एज इट इज, माइनस ई पॉइंट पर लगा हुआ है 20, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक पॉइंट पर कितनी कितनी वैल्यू होगी वो यहाँ से हमने कैलकुलेट की, और वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट बी से पॉइंट सी पर शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा है। जब पॉइंट बी से पॉइंट सी पर साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ हमें पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर मिलेगी, और उसकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हम शियर फोर्स की इक्वेशन को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर 20 माइनस 15 इंटू x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x-1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 15। x माइनस 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर रूट। x आ जाएगा यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से कैलकुलेट करने पर? 2.15 मीटर। 2.15 मीटर पर हमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर मिलेगा। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। इसके बाद अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर जाते हैं। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स 20 किलो न्यूटन एक्स डिस्टेंस पर माइनस हाफ इंटू लोड 30 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये तो टोटल लोड की वैल्यू हो गई जो हमने यहाँ भी यूज की थी, सेम वही वैल्यू इंटू डिस्टेंस। जब यूवीएल की बात करते हैं वो अपनी डिस्टेंस बाई 3 पर काम करता है, तो एक्स माइनस 1 बाई 3 अपनी लेंथ की 1/3 डिस्टेंस पर काम करता है फ्रॉम द बिगर एंड। तो ये इक्वेशन 20x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब। अलग अलग पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे बी पॉइंट के लिए? 1। तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, हाँ 2/3 स्मॉलर एंड, जो एक ट्रायंगल होता है नहीं, मैं वही बता रहा हूं तुम्हें। मैं मूवमेंट ले रहा हूं इस एक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो दूसरा नया डायग्राम बनाया मैंने यहाँ, ये डिस्टेंस है मेरी एक्स माइनस 1। ये जो लोड मेरा लगा हुआ है, ये वाला लोड जो मैं यहाँ शो किया है W मान लिया मैंने, W1। तो मैं इसी डिस्टेंस को तो लूंगा मूवमेंट निकालने में, ये जो डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स माइनस 1/3। कहाँ? तब मैं मूवमेंट ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहा था। ए पॉइंट मेरा इधर है स्मॉलर एंड की साइड में, तब ये डिस्टेंस आएगी। वो तो मूवमेंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है, आप मूवमेंट स्मॉलर एंड की साइड से ले रहे हो या बिगर एंड की साइड से ले रहे हो। जो ऊपर मैंने मूवमेंट लिया है वो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया है जो कि जीरो एंड की साइड में है, और यहाँ में मूवमेंट बिगर एंड की साइड में ले रहा हूँ जो कि L/3 होगा, x/3 होगा। इस एक्स एक्स सेक्शन पर ले रहा हूँ ना मैं मूवमेंट बिगर एंड की तरफ, तो डिस्टेंस तो उससे ही देखूंगा मैं, ये वाली, इसलिए ये आएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 1 का होल क्यूब। कितना? माइनस, कैलकुलेट कर लीजिए, 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 3 8, 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे हम, डी। डी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट आर ए 20 इंटू डी तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल? 4, 4 माइनस इंटेंसिटी ऑफ टोटल लोड इज हाफ
इंटू 60 इंटू 2, लोड की इंटेंसिटी। डी पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन हमारा हो गया 2/3 प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो 1, और यहाँ से की ये डिस्टेंस हमारी होगी L/3, तो 2/3 प्लस 1 प्लस 60, नहीं डी पॉइंट पर तो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, डी नहीं आएगा फिर, बस इतना ही आएगा। डी पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट करिए कितना आता है फिर। मूवमेंट एट पॉइंट डी -20 किलो न्यूटन। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई, सिंपली सपोर्टेड बीम में लास्ट में जब कोई भी आप मूवमेंट कैलकुलेट करोगे जीरो ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, दिस इज जीरो। अभी हमें एक पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट और कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट पर? कौन से पॉइंट पर? ये जो पॉइंट आया था, तो x इज इक्वल टू 2.15, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट x, और x की वैल्यू क्या है 2.15। 2.15 किसके बीच में आएगा? 1 और 3 के बीच में आएगा, यानी कि इसी इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे। इस इक्वेशन में जब वैल्यू रखेंगे 20 इंटू 2.15 माइनस 5 इंटू 2.15 माइनस 1 का क्यूब, यहाँ से आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 37.25 किलो न्यूटन मीटर। अब हम डायग्राम प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम पर आते हैं। थर्टी फाइव, चलो 35, तो 35 आ गई है। अब हम यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इन्हें प्लॉट करेंगे, सभी वैल्यूज को। शियर फोर्स एट पॉइंट ए +20, ए से बी तक +20, उसके बाद सी पॉइंट पर -40, अब अगर इसकी इक्वेशन देखें तो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, तो ये पैराबोलिक लिया आएगा, पैराबोलिक लिया गया। और ये जो पॉइंट है हमारा x, इसकी पोजीशन कितनी निकाली थी हमने? 2.15 मीटर। देन पॉइंट डी पर, सी से डी कोई लोड नहीं था, ऐसे ही आएगा। डी पर +20 तो ऊपर चला जाएगा ये, ऐसे। डी से ई तक कोई लोडिंग नहीं थी, ऐसे ही आएगा, और ई के बाद ये जीरो। ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। ये 20, इनिशियल वैल्यू 20। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें अब अगर हम, ए पॉइंट पर जीरो,
बी पॉइंट पर 20, ए से बी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, सी पॉइंट पर भी 20, बी से सी अब कैसे ज्वाइन होगा? बी से सी कैसे ज्वाइन होगा? कैसे? क्यूबिक कर्व के थ्रू होगा, बट दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं पॉइंट। हमने इस एक्स पॉइंट पर भी तो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। कितनी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है इस एक्स पॉइंट पर? 35। तो ये यहाँ कहीं कोई एक वैल्यू आएगी 35 यहाँ। अब इसे हम क्यूबिक कर्व के थ्रू ऐड करा देंगे ऐसे। इंटरमीडिएट पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट सीयर आया था, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कैलकुलेट करना, जिससे हमारा कर्व सही से बन जाए। नहीं तो हम 20 को सीधा सीधा जोड़ना पड़ जाता अगर हमारे पास कोई इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं होती। अब हमारे पास एक इंटरमीडिएट वैल्यू थी, हमें पता चल गया ये कर्व कैसे आएगा। उसके बाद पॉइंट डी पर -20, सी से डी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी -20। उसके बाद पॉइंट ई पर 0, 0, ये वैल्यू 20। अगेन हमें एक पॉइंट मिला है एक्स डैक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और ये पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए सी डी के बीच में हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख देंगे। 0 रखने से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारी फाइनल आंसर होगा।